नमस्ते स्टूडेंट्स। आइए आज हम एक नए चैप्टर की चर्चा करते हैं और चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स रैखिक प्रोग्रामर। रैखिक जो प्रोग्रामर हमारा चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग जिसे बोलते हैं, वो कब यूज करते हैं, किस तरह से ये अप्लाई होती है और किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई होती है, इन सब बातों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ, इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये हो क्या रहा है, ये किस के अकॉर्डिंग होता है। तो रैखिक प्रोग्रामन एक ऐसी गणितीय विधि है जो उपलब्ध सीमित संसाधनों या सीमित साधनों को प्रतिस्पर्धी जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, प्रतिस्पर्धी जितने भी अवलोकनार्थ या अनुकूल जो भाग हैं, उनमें परस्पर सामंजस्य के साथ जो विभाजन करता है, उस विधि को हम रैखिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। वापस सुन लीजिए कि यह एक गणितीय विधि है जिसमें उपलब्ध सीमित जो संसाधन उनका आवंटन अनुकूलता के अकॉर्डिंग सब में सामंजस्य के साथ किया जाता है। आगे आइए, आज हम जो बात करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे, इसमें ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, थ्योरी मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी जो अपन पढ़ेंगे 15.1, उसमें सिंपल डाउट जहां पर आपको उद्देश्य फलन दिए हुए होंगे। उद्देश्य फलन देने का अर्थ यह है कि हमें क्या ज्ञात करना है और उनके जितने भी विवरोध हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, वो सारे अपने गिवन। पर आगे जब बड़े सवाल पढ़ेंगे वहां स्टेटमेंट भी खुद को बनाने पड़ेंगे, उद्देश्य फलन भी हमें खुद को बनाने पड़ेंगे। तो स्टेटमेंट हम जब खुद बनाएंगे और विवरोध हम जब खुद बनाएंगे, ये उद्देश्य फलन हम खुद बनाएंगे, उन सवालों का वेटेज अलग होता है। वो 3 मार्क्स के डाउट्स जो आते हैं उसके अकॉर्डिंग आते हैं। हालांकि डायरेक्ट विवरोध दिए हुए, डायरेक्ट उद्देश्य फलन दिया हुआ, ऐसा सवाल भी 3 नंबर में कई बार आ जाता है। ऐसी कोई बात नहीं आ सकता, बट उनकी थीम और थ्योरी अलग रहेगी, इनकी थीम और थ्योरी अलग है। तो मैं पहले 15.1 की चर्चा करता हूँ, यहाँ क्या क्या होते हैं एलपी में, पहले उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, नाम है हमारा, चैप्टर नंबर 15 है। लीनियर प्रोग्रामिंग हमारा चैप्टर का नाम है, रैखिक प्रोग्रामिंग जिसे हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, हमारे चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर 15 है। सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। मैंने अभी बताई आपको कि रैखिक प्रोग्रामन एक ऐसी गणितीय विधि है जो उपलब्ध सीमित साधनों का परस्पर प्रतिस्पर्धी क्रियाकलापों में अनुकूलता के साथ बंटवारा करती है, विभाजन करती है। यानी यह एक ऐसी गणितीय विधि या प्रविधि, प्रविधि यानी विधि का भी दूसरा भाग जो है पार्ट गणितीय प्रविधि है, जो उपलब्ध सीमित, उपलब्ध देखिए, जो उपलब्ध सीमित संसाधनों या साधनों का परस्पर, उपलब्ध
साधनों का परस्पर प्रतिस्पर्धी ठीक है क्रियाकलापों ठीक है प्रतिस्पर्धी क्रियाकलापों में अनुकूलतम विभाजन करती है, जबकि जितने भी क्रियाकलाप हैं उनके संकेत परस्पर रैखिक संबंध भी होने चाहिए। क्रियाकलाप यानी जैसे मैंने मद दे दिया अलग अलग से कि साहब कि एक फैक्ट्री में सामान बन रहा है तो बोल्ट बनाने का खर्चा इतना है, नट बनाने का खर्चा इतना है, उसको मशीन पे लाने का टाइमिंग इतना है। इन सब प्रतिस्पर्धी जितने भी क्रियाकलाप हैं यानी ये होगा तो वो होगा या इसके कारण वो इफेक्ट होगा, ये सारे प्रतिस्पर्धी क्रियाकलाप हैं। ये जो वर्ड है ना प्रतिस्पर्धी क्रियाकलाप यानी जैसे मान लो एक फैक्ट्री में सामान बन रहा है तो जैसे किसी फैक्ट्री में खिलौना बन रहा है तो एक पर उसकी ढलाई होती है, दूसरे पे उस पर मतलब पॉलिश होती है, तीसरे पे उसके ऊपर कोई पेंट होता है। तो उनमें से एक मशीन भी यदि ठीक समय पर काम नहीं करे तो वो खिलौना बनकर तैयार नहीं होता है। यानी वे सारे क्रियाकलाप अलग अलग जगह हो रहे क्रियाकलाप ये सारे प्रतिस्पर्धी क्रियाकलाप होते हैं और उनमें अनुकूलतम विभाजन होना बहुत जरूरी है। अनुकूलतम विभाजन का मतलब है कि उनमें प्रॉपर टाइम देना, उनके ऊपर प्रॉपर वर्क होना बहुत जरूरी है। किसी में भी किसी प्रकार की कमी रही तो खिलौना रिजेक्ट हो गया, सही से नहीं बनेगा। तो उनका अनुकूलतम विभाजन जो भी संसाधन उपलब्ध है, संसाधन मतलब हमारे पास 3 मशीन है, तीनों पर वो किस तरह से काम करेगा, किस तरह से उस पर काम होगा, कितने टाइम काम होगा, उसकी क्या गुणवत्ता है, इन सब का वहाँ पर विभाजन और वहाँ उनका होना बहुत आवश्यक है। तो जबकि जितने भी हमारे प्रतिस्पर्धी जो चर हैं यानी प्रयुक्त करती है, जबकि प्रयुक्त सभी चर रैखिक संबंध रखते हैं। ओके, ये इसकी परिभाषा होगी। अब इसमें कौन कौन से जो पार्ट्स होते हैं, किन किन स्टेप्स में इसका काम होता है, स्टेप्स की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमारा होता है 1 नंबर पे उद्देश्य फलन। ठीक है, 1 नंबर पे आता है हमारा उद्देश्य फलन और इस उद्देश्य फलन में क्या होता है वो बताता हूं। इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, इसमें होता क्या होता है, इसमें जो भी हमें क्रियाकलाप मिला है उसमें फाइंड आउट क्या करना है। जैसे अपने को लास्ट में पूछता, मैंने अभी बताया कि साहब एक पे पॉलिश होती है, एक पे उसकी ढलाई होती है, एक पे उस पे पेंट होता है। तो इन सब के बाद खिलौना बन रहा है, उन सब का टाइमिंग फिक्स है कि इतना टाइम इस पे जाएगा, इतना टाइम इस पे जाएगा और फिर 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में एक खिलौना तैयार होकर बाहर आता है। तो हमें उद्देश्य फलन में पूछता है कि बताओ हमारे पास सारी मशीनें 12-12 घंटे उपलब्ध हैं तो अधिकतम कितने खिलौने बनाए जा सकते हैं। यानी यहाँ पर हमारा उद्देश्य है कि मैक्सिमाइजेशन करना,
यानी अधिकतम कितना काम हो सकता है। तो अधिकतम काम कितना हुआ उसकी संख्या ज्ञात करना हमारा उद्देश्य हो गया, हमारा पर्पज हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हमें जो ऑब्जेक्ट मिला, टारगेट मिला, वो मिला है कि इस प्रोसेस में इतने इतने टाइम ये सारी मशीन काम करे तो हम अधिकतम कितने खिलौने बना सकते हैं। वो अधिकतम खिलौनों की संख्या हमारा उद्देश्य फलन हो चुका है। तो उद्देश्य फलन में क्या आता है, समझ में आ गया कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं, जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में रिजल्ट क्या आने वाला, वो रिजल्ट हमारा उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट इसमें होते हैं हमारे पास में व्यवरोध। व्यवरोध क्या होते हैं कि अभी मैंने बताया कि प्रयुक्त चर जब परस्पर रैखिक संबंध रखते हैं, जो भी रैखिक संबंध रखते हैं, वो रैखिक संबंध जिस स्टेटमेंट के द्वारा शो होता है, प्रदर्शित होता है या लिखा जाता है, उनको बोलते हैं व्यवरोध। क्या बोलते हैं उनको? हम बोलते हैं व्यवरोध। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे x + 2y < 10, ये क्या हो गया, तीन चरों में परस्पर एक संबंध हो गया कि x तथा y के दोगुने का योगफल 10 के बराबर और 10 से कम रहना चाहिए। इसको बोलते हैं व्यवरोध या कॉन्स्टेंट बोलते हैं या व्यवरोध बोलते हैं। ये व्यवरोध का काम है, यानी x और y इन चरों में परस्पर संबंध को दर्शाना व्यवरोध का कार्य है। आगे देखिए, आगे हमारे पास में थर्ड इसका ऑप्शन आता है, वो है कि साहब सुसंगत हल क्षेत्र और इष्टतम हल क्षेत्र। सुसंगत हल क्षेत्र जो होता है, थर्ड जो पॉइंट हमारा, सुसंगत हल क्षेत्र जितने भी व्यवरोध होते हैं, उन व्यवरोध जैसे यहाँ गिवन है कि x + y का दोगुना, x और y के दोगुने का योगफल 10 और 10 से कम हो सकता है। तो ऐसे हमारे पास में 2 या 3 व्यवरोध होंगे, 2 या 3 हमारे पास में कॉन्स्टेंट्स होंगे। उन कॉन्स्टेंट्स का जो कॉमन एरिया जितना भी आता है वो सुसंगत हल क्षेत्र कहलाता है। अब इष्टतम हल का मतलब, सुसंगत हल क्षेत्र, जब हम व्यवरोधों का ग्राफीय निरूपण करते हैं तो हमें बंद या खुला एक बहुभुज मिलता है, एक हल क्षेत्र मिलता है, एक एरिया प्राप्त होता है। उस एरिया में कॉर्नर जो कोणीय मान होते हैं उनमें किसी पे अधिकतम और किसी में निम्नतम होता है। तो उन कोणीय मानों में किसी ना किसी कोणीय बिंदु के ऊपर उस हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका फाइनल आंसर, यानी जो उद्देश्य फलन का फाइनल आंसर वहां पर स्थित होता है। तो जो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसका जो एग्जैक्टली आंसर आना है वो उस बहुभुज के किसी ना किसी कोणीय बिंदु पर स्थित होता है, कोणीय मान पर स्थित होता है। तो उसको बोलते हैं इष्टतम हल क्षेत्र, यानी वो कोणीय बिंदु इष्टतम हल क्षेत्र जो है वो किसी बहुभुज के कोणीय बिंदु पर स्थित होता है। फिर आगे जो हमारा पॉइंट आएगा वो रहेगा स्टूडेंट्स कि मैं यहां लिखता हूं,
उच्चतम मान ज्ञात करना होगा। इसे मैक्सिमाइज करना हो और निम्नतमीकरण या निम्नतम मान ज्ञात करना हो, यानी इसे अपन मिनिमाइजेशन बोलते हैं, मिनिमाइज करना हो, तो यहां पर दिए गए व्यवरोधों के आधार पर जो सुसंगत हल क्षेत्र आएगा और स्टेटमेंट जो है, उद्देश्य फलन जो है, उसके आधार पर हम तय करेंगे कि इसका उच्चतम मान कितना होगा। इसका उच्चतम मान ज्ञात हो सकता है या नहीं हो सकता, या निम्नतम मान कितना होगा या ज्ञात हो सकता है या नहीं हो सकता। ये सब बातें डिपेंड करती है कि उन व्यवरोधों, इन जो कॉन्स्टेंट्स के अकॉर्डिंग जो सुसंगत हल क्षेत्र आता है उस पर डिपेंड करता है कि किस उच्चतमीकरण होगा या निम्नतमीकरण होगा। देखिए एक बार बोर्ड पे आराम से, ये सारे पॉइंट इंक्लूड होंगे जब हम एक लीनियर प्रोग्रामिंग के डाउट या प्रोजेक्ट को सॉल्व करेंगे। इसको प्रोजेक्ट नाम इसलिए देता हूं मैं कि यहाँ पर एक अच्छा स्तरीय और बहुत लंबा मतलब भाषा में और उसके सारे व्यवरोध देखना, उसके व्यवरोधों को बनाना, उद्देश्य फल बनाना, ग्राफीय निरूपण करना, एक एज ए प्रोजेक्ट की तरह काम करना पड़ता है, इसलिए मैंने इसको प्रोजेक्ट नाम दिया है। देख लिएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद में आगे बढ़ता हूँ और कुछ सिंपल डाउट। सबसे पहले वो डाउट मैं लेता हूँ जो 1 नंबर के 1 मार्क्स का हमारा जो पेपर होता है, बोर्ड का एग्जाम होता है, उसमें 1 से 10 जो 1-1 नंबर के मार्क्स आते हैं, 1-1 मार्क्स जो वेटेज के आते हैं क्वेश्चंस, उनमें 9th नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आता है और वो 1 मार्क्स का आता है। ये चैप्टर 4 मार्क्स का है, ये चैप्टर 4 मार्क्स का है। 4 में से 1 मार्क्स का आएगा एक, तो एक आएगा 3 मार्क्स का आएगा। 3 मार्क्स वाला बड़ा आएगा, 1 मार्क्स वाले में सिर्फ सुसंगत हल क्षेत्र दिखाना है, सिर्फ आपको शो करना है और कुछ नहीं करना। उसमें भाषा नहीं लिखनी। 3 नंबर वाला में भाषा लिखनी है, हल क्षेत्र भी दर्शाना है, उच्चतम निम्नतम बिंदु भी बताना है, उच्चतम निम्नतम मान भी ज्ञात करके आपको बताने हैं। ये सारे काम 3 नंबर वाले में करने हैं। 1 नंबर वाले में सिर्फ हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके बताना है कि सुसंगत हल क्षेत्र क्या है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एक सवाल ले लेता हूं जिसका Z भी उसमें गिवन नहीं होगा 1 मार्क्स वाला। जहां तक है आज तक जितने भी डाउट आए चैप्टर में से 1 मार्क्स में, उनमें Z जिसे उद्देश्य फलन कहते हैं, हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसे कहते हैं, वो भी नहीं गिवन होता है, सिर्फ व्यवरोध होते हैं, सिर्फ कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर से मैंने दे दिया कि 2x + y < 12 एंड दूसरा मैंने आपको दे दिया कि x - y < 5, ओके, और x > 0 एंड y also > 0। इसका मीनिंग आपको बताना होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, ये किस एरिया को शो करता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आते हैं, ये 2D है, यानी ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, x और x डैश, y और y डैश। यहाँ फर्स्ट पॉइंट आया x > 0, यानी इसमें x का वैल्यू 0 भी होगा और 0 से बड़ा भी होगा। तो x का वैल्यू 0 कहाँ पर होता है, हमेशा ध्यान रखिए x का वैल्यू 0 y एक्सिस के ऊपर होता है। x का वैल्यू 0 y एक्सिस के ऊपर होता है और y का वैल्यू 0 x एक्सिस के ऊपर होता है। जिसका वैल्यू 0 पूछे उसका जो दूसरा बच गया एक्सिस, दूसरा जो अक्ष बच गया, उसका नाम आपको लिखना है। तो x का वैल्यू 0 y एक्सिस के ऊपर होता है, उससे बड़ा भी चाहिए तो बड़ा मतलब होता है x का वैल्यू बड़ा इस मूल बिंदु से दाहिनी ओर x का वैल्यू बड़ा होता है, बाईं ओर x का वैल्यू छोटा होता है। सारी बातें आराम से समझ लें। x का वैल्यू इस मूल बिंदु से दाहिनी ओर चलते तो बड़ा होता है और बाईं ओर चलते तो छोटा होता है। हमें x का वैल्यू बड़ा भी चाहिए और 0 भी चाहिए। 0 तो हो जाएगा इस y एक्सिस के ऊपर, यानी y और y डैश इसमें इंक्लूड हो गई, और प्लस इसके दाहिनी ओर का भाग है वो इसका हल क्षेत्र, इसका सुसंगत एरिया कहलाता है।
हर कांस्टेंट्स का एक सुसंगत हल क्षेत्र होता है, उसको मैं डिनोट कर रहा हूं। इसका हो गया लाइन प्लस इसके इधर वाला भाग, राइट वाला पार्ट हो गया। फिर दूसरा है y ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी y का वैल्यू 0 भी होना चाहिए, y का वैल्यू 0 से बड़ा भी होना चाहिए। दोनों बात है। 0 कहाँ होगा आपको पता है, किसके ऊपर होगा, x एक्सिस के ऊपर होगा। ये x एक्सिस है, यानी x अक्ष है, इसके ऊपर y का वैल्यू 0 होता है और y का वैल्यू ऊपर बड़ा होता है और नीचे छोटा होता है। इस मूल बिंदु से ऊपर चलोगे तो y का वैल्यू बढ़ेगा, नीचे आओगे तो y का वैल्यू घटेगा। तो यहाँ पर इसका जो सुसंगत हल क्षेत्र आएगा, ये रेखा खुद, यानी यहाँ पर लिख सकते हो कि x एक्सिस एंड इसके ऊपर का जो भाग है ना, वो इसका हल क्षेत्र होगा। यानी इधर में एरो लगाता हूं, यानी इसके ऊपर का भाग, इधर एरो लगाता हूं। इन दोनों का कॉमन एरिया हो गया ये वाला। ये देखो, इस x ग्रेटर देन इक्वल 0 के हल क्षेत्र में भी ये दोनों पार्ट आए थे, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है। और y ग्रेटर देन इक्वल 0 के हल क्षेत्र में फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट आए थे। तो इन दोनों को एक साथ अपन मिलाएं तो इन दोनों का सुसंगत हल क्षेत्र, यानी दोनों का कॉमन एरिया कौन सा आया, कॉमन एरिया है क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट, यानी ये आया प्रथम चतुर्थांश, इसका सुसंगत हल क्षेत्र होगा। तो इन दोनों व्यवरोध को अपन मिलाते हैं तो इनका हमेशा ध्यान रखिए, इन दोनों कंडीशन का जो सुसंगत हल क्षेत्र आप देखना चाहते हो तो वो सुसंगत हल क्षेत्र होता है प्रथम चतुर्थांश। ये याद रख लें आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। किसका, इन दोनों, x ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y आल्सो ग्रेटर देन इक्वल 0, इन दोनों जो कांस्टेंट हैं, व्यवरोध हैं, इनका सुसंगत हल क्षेत्र हमेशा प्रथम चतुर्थांश होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट हो। क्लियर हो गई ये बात? तो इन दोनों का मीनिंग समझ में आ गया, क्या है, कौन सा भाग हल क्षेत्र में आएगा। आगे बढ़ते हैं। आप इस व्यवरोध को उठाते हैं, कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, व्यवरोध हैं। इसको लिया हुआ है 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू। इसका ग्राफिकल किसी भी, इसे असमीका बोलते हैं, अनइक्वलिटी बोलते हैं, असमीका और समीका। समीका यानी समीकरण जिसमें बराबर का निशान होता है, बराबर का निशान होगा तो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होगा। असमीका में एक भाग छोटा होगा, एक भाग बड़ा होगा, इसलिए बोलते हैं असमीका, और वो होती है समीका। तो यहाँ पर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो हमें इसके बिंदु ज्ञात करने होंगे, उसके लिए हमें इसे एक बार समीका मानना पड़ेगा, वरना हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो इसे समीका मानेंगे। तो यहाँ पर 2x प्लस y इज इक्वल 0 लेकर इसका सारणी ज्ञात करेंगे कि ये कहाँ से गुजर रही है, कौन कौन से बिंदुओं से गुजर रही है। तो एट फर्स्ट आप x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 12 आ जाएगा, और y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा। ये इन दो बिंदुओं से 0,12 और 6,0 से होकर गुजर रही ये लाइन। तो हम यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब करेंगे तो यहाँ पर हम पैमाने में वैल्यू रखेंगे। यहाँ रख दिया मैंने 2, फिर 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, पैमाना कितना भी ले सकते हैं, दोनों अक्षों पर समान पैमाना भी ले सकते हैं, दोनों अक्षों पर अलग अलग पैमाना भी ले सकते हैं, पर उसको लिखना पड़ता है। आपको ग्राफ मिलेगा, इसका ग्राफ आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो 1 नंबर वाला ग्राफ में नहीं करना है, वो तो नोटबुक में बनाना है, और 3 नंबर वाला आपको ग्राफ में बनाना है। इसका ग्राफ अच्छी तरह से ड्रॉ करना है, नीट एंड क्लीन, वहाँ पर हल क्षेत्र दिखाना है, समीकरण का नाम लिखना है, समीकरण लिखना है, सारे क्वाड्रेंट लिखने हैं, एक्सिस का नाम लिखना है, प्रतिशत बिंदु कौन से वो सारे दर्शाने, ये सारा काम उसमें करना है। तो वहाँ पर आपको क्या है कि पैमाना भी लेना है, पैमाना लिखना भी है कि मैंने किस अक्ष पे कितना पैमाना लिया है। मैं सबका दोनों पे 2-2 ले लेता हूँ।
ऐसे, ठीक है। अब ये फर्स्ट व्यवरोध हो गया और पहला बिंदु 0,12 है, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 12 है। x का वैल्यू 0 है, इट मींस आपको पता है, मैंने भी बताया, x का वैल्यू 0 मतलब y एक्सिस के ऊपर चलना है। प्लस के 12 है तो मूल बिंदु से ऊपर जाना है, माइनस के 12 है तो मूल बिंदु से नीचे चलना है। तो 12 यहाँ आ जाएगा, तो ये आ गया 0,12 का बिंदु यहाँ पर एक बिंदु आ गया। दूसरा 6,0 है, x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 0 है। y का वैल्यू 0 है, इट मींस x एक्सिस के ऊपर चलना है। x का वैल्यू पॉजिटिव है, मूल बिंदु के दाहिनी ओर 6 कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, तो ये बिंदु हो गए। दोनों को हम स्ट्रेट मिलाते हुए लाइन खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा ये पीछे चला गया, यहाँ पर आपके पास स्केल होती तो आप एग्जैक्टली लाइन आती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे इसको अपन ज्वाइन कर देते, ओके, कोई बात नहीं, समझ में आ गई होगी आपको। इस तरह से आएगी लाइन, ये होगी हमारी फर्स्ट लाइन का फर्स्ट अनइक्वालिटी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फिर देखना क्या करना है, ये जो असमीका आपको दी हुई होती है, याद रखिए, अभी तो लाइन खींची है, हल क्षेत्र इधर होगा। लाइन खींचने से उस भाग, उस पेज के दो भाग हुए, एक लाइन के ऊपर वाला, एक लाइन के नीचे वाला। हल क्षेत्र ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा, अभी ये तय करना बाकी है। कैसे तय करेंगे कि हम असमीका में x और y दोनों का वैल्यू 0,0 रखेंगे। यहां पर लिखना भाषा में, अभी 1 नंबर वाले भाषा नहीं लिखी जाएगी, 3 नंबर वाले में आप कहेंगे कि असमीका में मूल बिंदु प्रतिस्थापित करने पर, मूल बिंदु प्रतिस्थापित हुआ तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, यानी x का वैल्यू भी 0 है, y का वैल्यू भी 0 है। तो मैं यहाँ भी 0 पुट करूंगा, यहाँ भी 0 पुट करूंगा, तो टोटल आंसर 0 आएगा और लेस देन इक्वल टू। तो ये इसको क्या करता है, संतुष्ट करता है। जब आप असमीका में मूल बिंदु प्रतिस्थापित करते हो तो संतुष्ट करता है किसको, असमीका को। जब असमीका संतुष्ट होती है तो उस रेखा के मूल बिंदु की तरफ वाला भाग हल क्षेत्र होगा। तो ये रेखा रही, मूल बिंदु की तरफ वाला भाग ये हो गया, ये इस असमीका का हल क्षेत्र होगा। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसे एरो लगा देना, पूरे को डार्क करने की जरूरत नहीं, डार्क करो तो डार्क कर दें, ओके। फिर ऐसे ही दूसरी असमीका उठाएंगे यहाँ पर, और दूसरी असमीका हमारे पास है x माइनस वाई, और इसको समीका मानते हुए ही ग्राफ यानी टेबल बना सकते हैं, अन्यथा हम बना नहीं सकते, ये बात आपको पता है। x का वैल्यू 0 रहेगा तो y का वैल्यू -5 रह जाएगा, और y का वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू प्लस का 5 रहेगा, ओके। और 0 -5 तो ये रहा, इसके y एक्सिस के ऊपर x का वैल्यू 0 रहता है, y का वैल्यू -5 है तो नीचे आना है। ये 4 और 6 के बीच में बिंदु आ गया हमारा, दिख रहा होगा आपको। और x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 0 है, तो ये भी यहाँ पर आ गया। और इन दोनों को ऐसे इन दोनों को ऐसे मिलाते हुए हम रेखा खींचते हैं, ओके। और अब इसका हल क्षेत्र किधर होगा, इसमें भी जो हमारी असमीका है x माइनस वाई लेस देन इक्वल 5, इसमें भी आप मूल बिंदु प्रतिस्थापित करेंगे, x का वैल्यू 0 रखेंगे, y का वैल्यू भी 0 रखेंगे, तो पूरा 0 हो गया। और छोटा यानी 0 5 से छोटा होता है, सही है बात। ये इन दोनों में से एक कंडीशन सही है तो इसको सही मान लिया जाता है। तो यहाँ पर ये इसको संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस मूल बिंदु की तरफ वाला हर एरिया हल क्षेत्र होगा। और मूल बिंदु किधर रह गया, इधर रह गया इस लाइन की, तो ये वाला हो गया। अब इसका हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या था, इन दोनों का मीनिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट था, इन दोनों का हल क्षेत्र हमने क्या कर लिया, रेखाओं की तरह ज्ञात कर लिया। तो प्रथम चतुर्थांश में इन चारों कंडीशन को तय करने वाला, सेटिस्फाई करने वाला जो एरिया है जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, वो एरिया इसका सुसंगत हल क्षेत्र कहलाता है। 1 नंबर के सवाल में सिर्फ आपको सुसंगत हल क्षेत्र ही दिखाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। स्टूडेंट्स अच्छी तरह देख ली, समझ लें, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ेंगे तो बड़े सवालों की ओर चर्चा करेंगे, और अच्छी तरह पढ़ें, मेहनत करें और इसमें ध्यान दें। हमारा कोर्स लगभग हो चुका है, 2 चैप्टर बाकी हैं, जल्दी हो जाएंगे, फिर रिवीजन स्टार्ट होगा। अच्छी मेहनत करें, होमवर्क करें, नोट्स बनाएं, तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।